कहानी गरम रजाई वाली सास और गरीब बहू की रसोई। रजाई के मुलायम गर्मी में दुबकी हुई सरला देवी अभी अभी नींद के गहरे कुएं से बाहर आई थी। बाहर दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। पुराने खपरैल जैसे इस मकान में सर्द हवा ऐसी घूमती थी जैसे हर कोने में खुद का घना बना रखा हो। लेकिन सरला देवी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी रजाई मोटी थी, गर्म थी और एक तरह से उनकी शान भी। रजाई को छती तक खींचे हुए उन्होंने जम्हाई लेते हुए आवाज लगाई, ए रानी, ओ रानी, चाय बनी कि ये नहीं। कुछ सेकंड बड़ी खामोशी रही। फिर अंदर से बहुत हल्की सी आवाज आई, जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। ये वही रानी थी, उनकी बहू। कमजोर कंधे, दुबली काया, चेहरे पर साफ साफ गरीबी की मार दिखाई देती थी। शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, लेकिन उसकी हालात देखकर लगता था जैसे बरसों की थकान उसके शरीर में बस गई हो। रानी ने फटे से शॉल के कंधे पर डाला और धीरे धीरे रसोई की तरफ चली। सवेरे की ठंडी हवा उसके पांव काट रही थी। रसोई में बर्तन ठंड के मारे मानो चू चू कर रहे हो। चूल्हा जलाना भी आज जैसे एक युद्ध था। सरला देवी रजाई में गरमाई का मजा लेते हुए सोचा करती थी कि बहू को घर में गर्माहट नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो सिर चढ़ जाएगी। इधर रानी आहिस्ता आहिस्ता चूल्हा जलाने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह फिर भी खामोश कर रही थी कि तेज आवाज ना हो, वरना क्योंकि उसने सीखा था कि सास का मूड अगर सुबह सुबह खराब हो जाए तो पूरा दिन नरक बन जाता है। जैसे तैसे चाय बनाकर वह कप लेकर आई। सरला ने रजाई से सिर्फ हाथ निकाला, कप लिया, एक घुट पिया और तुरंत तमतमाकर कहा, चीनी कितनी डाली है तूने? मीठा ज्यादा है। सुबह सुबह मेरा बीपी हाई कर देगी क्या? रानी ने धीरे से कहा, माँ जी, कल तो आपने कहा था मीठा और डाल दिया कर। सरला ने चाय कप को जमीन पर रखा और तुनक कर बोली, अरे मैं कब बोल दी? तू बहू है, तेरा काम है सुनना, समझना और मेरी बात मानना। बहस मत किया कर। रानी चुप हो गई। उसके चेहरे पर वह थकान थी कि, लेकिन उससे ज्यादा एक बेबसी थी, क्योंकि वह जानती थी कि चाहे जितना भी करे, इस घर के उसकी कोई केंद्र नहीं, कोई आवाज नहीं। यह घर पुराना था, मिट्टी का, दीवारों में जगह जगह दीवारें। रानी ने जिस माहौल में बचपन बिताया था, उससे भी बड़ा संघर्ष यहाँ था। शादी के बाद उसने सोचा था शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद ये उसका अपना घर होगा, पर उसे क्या पता था कि यहाँ तो किस्मत भी जैसे जम चुकी है, बर्फ की तरह। सरला देवी का एक ही बेटा था, मोहित। दिल का बुरा नहीं था, पर माँ की पकड़ में इतना था कि पत्नी के लिए आवाज उठाना उसके बस की बात नहीं। दिन भर मजदूरी करता, शाम को थका हारा घर आता और माँ बहू की लड़ाइयों से बचने के लिए बस चुपचाप खाना खाकर सो जाता। रानी चाहती थी कि वह थोड़ा उसके लिए खड़ा हो, उसकी मेहनत को समझे, लेकिन मोहित की चुप्पी अक्सर उसके दिल में चाकू सी लगती थी। रानी सुबह बहुत गरीब घर में आई थी। उसकी माँ भी दिन भर दिहाड़ी करती थी, लेकिन उसकी रसोई में प्यार था। यहाँ की रसोई केवल ठंडक थी, चूल्हे की आग में बावजूद। सरला देवी का नियम था, बहू सुबह 4 बजे उठेगी, पहले चूल्हा जलेगा, फिर रसोई, और मेरी रजाई में चाय आएगी सबसे पहले। रानी ने कभी शिकायत नहीं की, ना लड़ाई की, ना गुस्सा दिखाया, बस दिन रात काम किया, क्योंकि उसके मन में एक ही डर था, अगर मैं यहाँ से निकाल दी गई तो माँ भर और बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए वह काम बिना आवाज किए करती, बिना शिकायत किए झेलती। लेकिन सरला देवी को लगता था कि बहू जितना झुकेगी उतना अच्छा। दोपहर तक सरल देवी की तनाशाई बढ़ जाती थी। रानी जैसे बीमार पड़ जाने वाली लड़की भी कोशिश करती कि कुछ भी कम ना पड़े। लेकिन उस दिन जब वह सब्जी काट रही थी, उसके हाथ से छुरी फिसल गई और उसकी उंगली कट गई। खून टपकने लगा, दर्द बहुत हुआ, पर उसने आवाज नहीं की, क्योंकि चिल्लाने का मतलब सास की डांट प्लस काम में कमी की इल्जाम। वह चुपचाप कपड़े से उंगली बांध लगी। लेकिन तभी सरला देवी आ गई। इतनी देर क्यों कर रही है खाना बनाने में? रानी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ छिपा लिया। लेकिन सरला की निगाहें तेज थी।
उन्होंने हाथ पकड़ा और झटके से बोली, ये क्या, उंगली कटवा ली? अब सारा काम कौन करेगा? रानी ने आंसू रोकते हुए कहा, मैं कर दूंगी माँ जी, बस थोड़ा दर्द है। सरला बोली, दर्द? अरे बहुए, दर्द सर्दे के लिए नहीं होती। चल जल्दी से काम खत्म कर। रानी ने सिर हिला दिया। वह बिना मलहम लगाए, बिना आराम किए फिर चूल्हे पर लौट गई। धुआं आंखों में जा रहा था, दर्द उंगली में धड़क रहा था और उसके दिल में एक ही सवाल उठा, क्या मैं इंसान नहीं? क्या मेरी कोई कीमत नहीं? ठंड बढ़ती जा रही थी। सरला देवी रजाई में और गहरी घूमती जा रही थी, जैसे दुनिया के सारे सुख सिर्फ उसी गर्म रजाई में छिपे हो। रानी जो ठंडे से कांप रही थी, सोच रही थी, काश मेरे पास भी एक रजाई होती, इतनी गर्म, इतनी मुलायम, जो मुझसे बस जिंदगी के दर्द से ढक ले। लेकिन उसके हिस्से में आया था फटी ओढ़नी, ठंडी रसोई और एक पैसा जहां बहू की मेहनत को भी गर्माहट ना मिलती। रात में मोहित घर आया। रानी ने सारा खाना बनाकर रख दिया था, लेकिन सरल देवी ने मोहित से कहा, देख बेटा, आज बहू ने देर करवाई, मैं तो ठंड में भूखी रही। मोहित ने बोला, क्यों रानी, इतनी देर क्यों? रानी ने चुपचाप कहा, वह हाथ कट गया था। मोहित ने होश उड़ गए। एक पल को उसके चेहरे पर चिंता आई, लेकिन माँ के सामने उसने उसे छिपा लिया। अच्छा, ध्यान रखा करो। बस इतना कहकर वह खाना खाने बैठ गया। रानी को समझ नहीं आया कि उसके दर्द की कोई जगह इस घर में क्यों नहीं। रात देर तक रानी सो नहीं पाई। सर्द हवा दीवारों के छेदों पर अंदर घुसकर उसके शरीर को कपा रही थी। सरला देवी अपनी मोटी रजाई में आराम से सो रही थी। रानी ने फटे कंबल को और खींचकर ओढ़ा, लेकिन ठंड हड्डियों तक घुस रही थी। उसने सोचा, क्या बहुएं सिर्फ काम करने के लिए होती है? क्या उन्हें गर्माहट नहीं मिल सकती? सिर्फ रजाई की नहीं, दिल की भी। उसके आंसू उसके तकिए में चुपचाप समा गए, लेकिन वह जानती नहीं थी कि ये उसकी कहानी का सिर्फ पहला अध्याय था। किस्मत की आग कभी बाकी थी और रानी का संघर्ष उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां रजाई सिर्फ सास की नहीं रहेगी, गर्माहट का असली हक किसे यह साबित करना पड़ेगा। ठंडी की दिसंबर अपने चरम पर थी। सुबह की हवा में ऐसी नई थी कि लगता था मानो पूरा घर बर्फ की गुफा बन गया हो। लेकिन सरला देवी की दुनिया अब भी गर्म रजाई में लिपटी हुई थी। कानों तक खींची हुई रजाई में चेहरा चमक रहा था, जैसे किसी रानी की नींद टूटने का सवाल हो। आज रानी की तबीयत और भी खराब थी। रात से उसे बुखार था, पूरे बदन में दर्द था, लेकिन ये बात कहने की हिम्मत उसने नहीं की, क्योंकि कहने का मतलब था काम से भागना। क्या इल्जाम? सरला देवी ने रजाई के अंदर से आवाज लगाई, ओ रानी, चाय लाई कि नहीं? सुबह हो गई। रानी ने नींद और दर्द के बीच आंखें खोली। बुखार की गर्मी उसके शरीर में धड़क रही थी, लेकिन कमरे में हवा इतनी ठंडी थी कि वह खुद कांप रही थी। उसने धीरे से उठकर वही फटी ओढ़नी ओढ़ी और रसाई की ओर चल पड़ी। रसोई में चूल्हा कच्चा था, लकड़ियां गीली थी, धुआं इतना था कि आंखें तुरंत लाल हो जाती थी। रानी जैसे तैसे चूल्हे जलाने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, उंगली का कट अब भी ताजा था, लेकिन वह बिना आवाज किए सब करती जा रही थी, क्योंकि आवाज करना इस घर में सबसे बड़ा पाप है। चाय बनकर तैयार हुई। रानी अब कप लेकर कमरे में पहुंची। सरला देवी ने रजाई के अंदर से सिर्फ 2 उंगलियां निकाली, कप पकड़ा और एक घूंट लिया, और फिर हमेशा जैसा, ये क्या बना दिया? दूध कम, पानी ज्यादा, तुझे चाय बनानी भी नहीं आती? रानी ने धीरे से कहा, माँ जी, दूध खत्म हो गया था। सरला बोली, खत्म हो गया तो बोलती, मेरे बेटे कमाई है, तू क्या घोल पी जाएगी? रानी चुप रही, क्योंकि चुप रहना इस घर का पहला नियम था। उस दिन रानी को बहुत तेज बुखार था, लेकिन रसोई का सारा काम उसी को करना था। दाल, सब्जी, चावल, रोटी, और ऊपर से सरला देवी का हर वक्त ताना, धीरे मत कर, नमक कम है, सड़क पर की तरह खाना बना रही है। रानी के हाथ कांप रहे थे। एक बार तो वह चूल्हे के पास ही खड़कर गिर गई, लेकिन उसने दीवार पकड़कर खुद को संभाल लिया। सरला ने यह देख लिया, लेकिन कहा गया, ड्रामा मत करो बहू, काम करो। रानी के भीतर कुछ टूटने लगा था। शाम को मोहित घर आया। रानी ने जैसे तैसे खाना परोसा,
लेकिन उसके चेहरे की पीली रंगत देखकर भी मोहित ने कुछ नहीं कहा। सरला ने ही पहले बोल दिया, तेरी बहू आजकल बहुत सुस्त हो गई है, काम में मन ही नहीं लगाती। मोहित ने बिना रानी की तरफ देखे कहा, ध्यान रखा करो। रानी ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा, शायद पूछे कि उसे क्या हुआ है, शायद उसके दर्द को समझे, पर कुछ नहीं हुआ। मोहित खाने में व्यस्त रहा। रानी समझ गई, इस घर की उसकी हालात देखने वाला कोई नहीं। रात को सरला देवी मोटी रजाई ओढ़कर सो गई। उनके खर्राटे से कमरे की गर्माहट भरी आवाज गूंज रही थी। रानी अपने छोटे से कमरे में आ गई। वहां हवा इतनी ठंडी थी कि पैर सुन्न होने लगे। कंबल पतला था, फटा हुआ भी। रानी ने खुद को उसमें लपेटने की कोशिश की, लेकिन ठंड कंबल को चीरकर अंदर घुस रही थी। बुखार ने उसे तोड़ रखा था, लेकिन उसने फिर भी खुद से कहा, नहीं रानी, तू रोएगी नहीं, तुझे रोने का हक नहीं, तुझे बस जीना है। लेकिन आंसू बेइज्जती की तरह टपकने लगी। सुबह सरला देवी सिर रजाई से बैठी निकली, रानी नाश्ता बना या नहीं? रानी खुद भूखी थी। कल रात से उसने कुछ नहीं खाया था, लेकिन घर में उसका खाना आखिरी में आता था। अगर बच जाए तो मिल जाता, नहीं तो भूखे पेट जाना। उसने चूल्हा जलाया, लेकिन बुखार इतना था कि वह उल्टी सीधी लगने लगी। चूल्हा जलाते जलाते उसे चक्कर आया और वह जमीन पर बैठ गई। तभी सरला आ गई। क्या हुआ बहू, काम नहीं करना तो पहले ही बोल दे। रानी ने पहली बार थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, माँ जी तबीयत बहुत खराब है। सरला ने हंसकर कहा, अरे अब बहू माँ बनती है ना, तभी भी इतना आराम नहीं मिलता जितना तू मांग रही है। रानी के दिल में जैसे कोई भाले से पार कर गया। वह उठी और फिर काम में लग गई। दोपहर में पड़ोस की दो औरतें आई, सरला देवी की सहेलियां। उनके आते ही सरला ने हंसकर कहा, अरे मेरी बहू तो बड़ी बवाल है, सुबह सुबह नाटक शुरू कर देती है। रानी ये सुन रही थी। उसे लगा कि उसका दिल बाहर गिर जाएगा। परोसने वाली बहुएं ऐसी ही होती है, इनकी जितना दबाव उतना ठीक रहती है। रानी का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से नहीं, अपमान से। दोपहर तक काम करते करते रानी की हालात बिगड़ गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने सोचा कि थोड़ा पानी पी ले, लेकिन जैसे ही वह घटा उठाने लगी, दुनिया घूमती हुई लगी और वह चूल्हे के पास ही गिर पड़ी। थप आवाज सुनकर सरला देवी दौड़ी, पर चिंता नहीं, गुस्सा लेकर। उठ बहू, नाटक बंद कर। लेकिन रानी उठ नहीं पाई, वह बेहोश थी। शाम को मोहित औरा और ये सब सुना। उसने गुस्से से माँ से कहा, माँ आपकी इसकी हालात देखी, ये बेहोश कैसे हुई? सरला बोली, अरे बहुएं ऐसे ही करती है, काम चोरी करती है। मोहित पहली बार चिल्लाया, काम चोरी? मैं सुबह से भूखी हूँ, उसकी तबीयत खराब है। रानी को लगा कि उसके अंदर कुछ टूट भी रहा है और जुड़ भी रहा है। क्या आज पहली बार उसका पति उसके तरफ खड़ा हुआ? सरला ने आंखें फाड़कर कहा, तू अपनी माँ के खिलाफ बोलेगा? मोहित बोला, माँ इंसानियत भी कोई चीज होती है। ये शब्द सुनकर रानी के अंदर हल्की गर्माहट आई, ठंडी रसोई में जैसे कोई पहला दिया जला दे। मोहित रानी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, बहुत तेज बुखार है, शरीर में कमजोरी है, भूख से बेहोश हुई है, उसको आराम चाहिए। मोहित उदास हो गया। उसने वही दवा दी, रानी को सहारा देकर घर लाया। सरला देवी चुप खड़ी थी। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। बहू को दया मिल रहा है। रात को मोहित ने कहा, रानी आज मेरे पास सो जा। माँ ठंड में ही अपनी रजाई दे नहीं सकती, तो मैं ही कुछ करूँगा। ये पहली बार था जब किसी ने रानी को अपनी रजाई दी। एक पुरानी लेकिन गर्म रजाई, जो शायद पहले मोहित की थी। रानी ने उसे ओढ़ा और महीनों बाद उसे गर्माहट मिली, रजाई की। उसने आंसू रोकते हुए कहा, मोहित धन्यवाद। मोहित ने धीरे से कहा, कल से मैं सब ठीक कर दूंगा, वादा है। लेकिन उसे पता नहीं था, अगला अध्याय इस घर में की नींव हिला देगा। गरम रजाई की हकदार कौन, बहू या सास? और रसोई की आग किसे बदलेगी, ये तो वक्त बताएगा। डॉक्टर के आने के बाद घर के एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन सरला देवी का मन जैसे अंदर ही अंदर जल रहा था। उन्हें सबसे ज्यादा चोट इस बात की लगी थी, उनका बेटा उनकी नहीं बल्कि बहू की तरफ चला गया था। उन्हें लगा था कि ये सब कुछ सिर्फ एक पल भर का ड्रामा है, बहू की सुनहानुभूति बटोरने की कोशिश।
लेकिन अब रानी रजाई ओढ़कर मोहित के कमरे में सो रही थी और ये बात सरला देवी को किसी तस्लीम की तरह चुभ रही थी। सुबह हुई, रानी बुखार के कारण उठ नहीं पाई। थोड़ी देर बाद मोहित कमरे से बाहर आया। वह सीधा माँ के कमरे में गया। माँ, आज खाना मैं बनाऊंगा। यह सुनकर सरला देवी का चेहरा बिगड़ गया। क्यों? बहू रानी महाभारत की द्रौपदी में है, उसके लिए पूरा घर नौकर बन जाए। मोहित ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, माँ, वह बीमार है। सरला कड़वा स्वर उगलती बोली, बीमारी? पहले की बहू ऐसे थोड़ी है बीमारी होती। काम करती है, बच्चा पालती थी, खेत संभालती थी और इस घर को भी। मोहित ने पहली बार जोर से कहा, माँ, तुलना मत कीजिए। आज अगर मैं उसके साथ नहीं खड़ा हुआ तो किसके साथ खड़ा होऊंगा? सरला देवी ने बस ये बात सोची, ये लड़की मेरा बेटा मुझसे छीन रही है। यही विचार धीरे धीरे जहर बन रहा है। मोहित रसोई में गया और काम शुरू किया। चूल्हे जैसे कुरकुर की आवाज और गीले चूल्हे में लकड़ी डालने का संघर्ष, ये सब देखकर उसे पहली बार समझ आया, रानी रोज ये सब करती है, अकेले और बिना शिकायत के। उसने सब्जी काटी। आंसू सिर्फ प्यास से नहीं थे, अफसोस से भी थे। रानी को यह रसोई नर्क लगती होगी, वह सोच रहा था। जब खाना तैयार हुआ, उसने माँ के प्लेट दी। सरला ने प्लेट फेंकते हुए कहा, मुझे तेरे हाथ का खाना नहीं चाहिए। जब बहू बनाकर नहीं ला सकते थे तो शादी की ही क्यों? मोहित के दिल बैठ गया। उसने शांत स्वर में कहा, माँ, बहू भी इंसान है। रानी कमरे में लेटी थी। उसे मोहित और सरला देवी की आवाजें सुन रही थी। हर ऊंची आवाज पर उसका दिल धक धक करता था। वह चाहती थी कि मोहित और उसकी माँ से लड़ाई ना हो। ना जाने क्यों इन हालात के बावजूद भी इस घर में बचाए रखना चाहती थी। उसने धीमे से उठने की कोशिश की, लेकिन फर्श की ठंड से उसके पैरों सुन रह दिए। वह मुश्किल से 2 कदम चली और फिर दीवार पकड़कर रुकी। उसी समय मोहित अंदर आया। तुम उठ क्यों रही हो रानी? सो जाओ, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। रानी की आंखें नम हो गई। मैं आपकी वजह से माजी से लड़ाई नहीं चाहती, मोहित बोला। अगर तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। रानी उसे अपमान देखती रह गई। यह वही मोहित था जो कुछ दिन पहले उसकी हालात देखकर भी चुप रहता था। क्या प्यार इंसान को बदल देता है? यह सोच सामने आने की आंखें खुलती है। शाम को रानी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। मोहित उसके पास बैठकर बोला, रानी, तुमने कभी अपने घर की बात क्यों नहीं बताई? रानी की आंखें भर आई। कहानी उसके भीतर खोलते पानी की तरह धधक रही थी। उसने बताया, पिता किसान थे, 2 भाई पढ़ रहे थे, घर में कर्ज था, शादी जल्दी कर दी गई, ना कोई जेवर दिया गया, ना ससुराल के दहेज, इसलिए यहाँ आते उसे गरीब बहू का तामना मिल गया। मोहित सब सुनकर हिल गया। रानी ने धीरे से कहा, माजी को लगता है मैं गरीब हूँ, कामचोर हूँ, लेकिन सच्चाई ये तो है कि गरीबी ने हमें बचपन में ही काम करना सिखा दिया। मोहित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब कोई तुम्हें गरीब बहू नहीं कहेगा, वादा है। रानी ने भीतर कहीं एक बंद दरवाजा खुल गया, जिसे उसने समझा था कि अभी नहीं खुलेगा। लेकिन सरला देवी सब सुन रही थी। दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उनका चेहरा तमतमा उठा। बहू ने मेरे बेटे को पूरी तरह अपने बस में कर लिया है। उन्हें अब सिर्फ एक डर था, अगर बहू ने सिर उठाकर बोलने लगी तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। और वही हुआ। अगली सुबह रानी बुखार में भी रसोई में जाने लगी, लेकिन रोहित ने रोक दिया। रसोई में तुम नहीं जाओगी, तुम आराम करोगी। सरला ने यह सुना और गुस्से से फटी आंखों से बोली, क्या अब बहू रजाई में लेटी रहेगी और मैं रसोई करूंगी? मोहित शांत था लेकिन दृढ़। मैं कर लूंगा माँ। सरला फट पड़ी, मुझे अपनी उम्र में रसोई नहीं करनी, और तू तू तो मेरे लिए मर चुका है। मोहित को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रखकर मरोड़ दिया हो, लेकिन वह चुप रहा। रानी ये सुनकर और टूट गई। उसने पहली बार अपने दिल में सोचा, मैं इस घर को कैसे जोड़ूं? ये क्या अब टूटना ही बाकी था? रात को रानी चुपचाप उठकर रसोई में गई। उसके दिल में एक वही ही बात थी, अगर मैं रसोई संभालूंगी तो शायद घर का माहौल ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही वह चूल्हा जलाने लगी, उसे एक अजीब सी गंध आई। लकड़ी के तेज केमिकल की महक थी। वे चौंक गई। कुछ टहनियों के नीचे तेल में भीगी लकड़ियां छिपी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर गीली लकड़ी को
बेमिसाल से भिला दिया हो, ताकि चूल्हा जलाते समय और ज्यादा धुआं निकले और रानी का बुखार और बढ़ जाए। रानी के दिमाग में तूफान आ गया। क्या ये सब? क्या माँ जी ने? उसी वक्त पीछे से आवाज आई, बहू रसोई में क्या कर रही है? रानी पलटी। सरला देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में वह सॉफ्टनेस नहीं थी जो एक सास में होनी चाहिए। वे एक जलन थी, एक गुस्सा और कुछ ऐसा जो डरा गया। रानी ने धीमे से कहा, लकड़ी में गंध क्यों है माँ जी? सरला ने हंसकर कहा, बहू रसोई ही तो औरत की असली परख है। इतना कहकर सरला चली गई, लेकिन रानी समझ चुकी थी ये तो इस घर का युद्ध मैदान है। मोहित अब रानी को ढाल बन चुका था। सरला देवी अब अपना राज टूटता हुआ देख रही थी और रानी अब सिर्फ रहने वाली बहू नहीं रही थी। अब वह समझ रही थी कि रसोई की आग सिर्फ चूल्हा नहीं जलाती, रिश्तों भी पिघलाती है। और आने वाले दिनों में घर में एक तूफान उठने वाला था, जिससे ये तय होगा गरम रजाई किसकी, ठंडी रसोई किसकी और इस घर की मालकिन कौन। रानी रसोई के बीचों बीच खड़ी थी। धुएं की गंध उसके दिल में उतर चुकी थी और उसे भी गहरी थी वह चुभन जो सरला देवी की बातों ने दी थी। उधर मोहित माँ और पत्नी के बीच बढ़ते तनाव से टूटने लगा। ये घर जो कभी हंसी से भरा रहता था, अब जैसे हर तरफ छाया का जंगल बन गया था। अगली सुबह रानी ने तय कर लिया, अब वह चुप नहीं रहेगी। वह सीधे सरला देवी के कमरे में गई। माँ जी, आप मुझसे चाहे जो काम कराइए, मैं करूंगी, लेकिन मेरे बीमार होने पर मेरे खिलाफ जाल बिछाना क्या ये ठीक है? सरला देवी चौंक गई। जाल? तू मुझे सिखाएगी? नहीं माँ जी, सिखाऊंगी नहीं, बस सच बताऊंगी। आपके घर, आपके बेटे, आपकी रसोई मैं सिर्फ निभाने आई थी, लेकिन आप मुझे मिटाने पर तुली हैं। रानी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, दर्द था, सच था। सरला देवी पहली बार निरत्तर रह गई। उसी शाम मोहित ने दोनों को बुलाया। इन हालात में मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, रानी मेरी पत्नी है, उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। जो भी उसे चोट पहुंचाओगा, उसे मैं मुझे चोट पहुंचाएगा। सरला के दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। तो मैं पढ़ाती हूँ की गई तेरे लिए, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। मोहित ने सिर झुका लिया। नहीं माँ, लेकिन आप ही मुझे दूर धकेल रही है। ये सुनकर सरला आंसू दबाने लगी। पहली बार उन्हें अपने अकेले होने पर डर लगा। उसी रात सरला ठंड से खिड़की के पास खड़ी थी। बारिश हो रही थी। ठंडी हवा से उनका बदन कांपने लगा। सुबह होते होते बुखार चढ़ गया। डॉक्टर ने कहा, इनका शरीर ठंड नहीं सह सकता, खास ख्याल रखना होगा। अब स्थिति उलट चुकी थी। जो बहू रात रात भर ठंड में बैठकर रोती थी, अब वही सास को गर्म रजाई ओढ़ा रही थी। रानी ने चुपचाप कहा, माँ जी रजाई ले लीजिए, आपको हल्की जरूरत है। सरला ने कांपते हाथों से रजाई पकड़ी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगी। रजाई की गर्माहट जैसे उसके दिल तक उधर गई। उनकी सारी कठोरता पिघलने लगी। रानी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मुझे डर था कि तू मेरा बेटा मुझसे दूर कर देगी। रानी ने कोमल मुस्कान दी। माँ जी, बेटा आपका है, मैं तो सिर्फ उसकी साथी हूँ, आपसे छीनना थोड़े ही चाहती हूँ। सरला का दिल टूट खुल गया। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, बहू माफ कर दे। फिर उसके बाद रानी ने अपनी सास को माफ कर दिया और उसका पति ने भी। सब तीनों मिलकर सब साथ रहने लगे और ये कहानी यही खत्म हो रही है।